सजा होने लायक सबूत हो। जेल ब्रेक के केस में वो बरी हुए। सारे केसेस में इतने सबूत नहीं जुटा पाई सरकार क्योंकि थे ही नहीं। जगतार सिंह हवारा साहब जत्थेदार के खिलाफ एक भी केस में सजा होने लायक सबूत नहीं है। इतनी निकम्मी होम मिनिस्ट्री है कि भारत सरकार की, ये झूठ है, सरासर झूठ है, बेईमानी है। लॉ ब्रेकर्स आप सबको पता है ना, क्रिमिनल्स होते हैं, तो सरकार के ऑफिसर्स लॉ तोड़ रहे हैं। इसमें तिहाड़ जेल में किस कानूनी ऑर्डर से वो वहां है, तो जवाब नहीं दे पाएंगे। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿਮੂਦ ਪ੍ਰਾਚਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਹੀ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਪੇਚ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ? ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿਮੂਦ ਪ੍ਰਾਚਾ। ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਟੋਟਲ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦ ਇਹ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? सजा होने लायक सबूत हो। जेल ब्रेक के केस में वो बरी हुए। सारे केसेस में इतने सबूत नहीं जुटा पाई सरकार क्योंकि थे ही नहीं जिसमें उनको एक भी केस में सजा हो सके। जो हमने ये बेन सिंह वाला केस भी पढ़ा है, उसमें भी ऐसा कोई सबूत जत्थेदार हवारा साहब के खिलाफ नहीं है जिसमें उनको सजा हो सके। लेकिन अब जिस भी वजह से एवरीबडी नोज के जुडिशरी भी इज़ नॉट एब्सोल्युटली फ्री, कुछ ना कुछ तो दबाव रहता है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस बात को अभी 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके। सो दिस इज़ द रियलिटी, यही सच्चाई है। आपके दर्शकों को आपके माध्यम से ये बात पता होनी चाहिए कि जगतार सिंह हवारा साहब जत्थेदार के खिलाफ एक भी केस में सज़ा होने लायक सबूत नहीं है। ਸਰ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਬਲ ਟਰਮਸ ਉਹ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟੇਟ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਹਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। देखिए, उससे पहले कि मैं एज एन एडवोकेट क्लियर करूं बात, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है कि ये सरकार बोल रही है कि हमारे पास सुरक्षा के लिए इतना पैराफेरनेलिया नहीं है। ये बात आप लोगों को बड़े लेवल पे रिपोर्ट करनी चाहिए कि इतनी निकम्मी होम मिनिस्ट्री है हमारी देश की कि उनके पास सिक्योरिटी करने लायक पैराफेरनेलिया नहीं है या पर्सनल नहीं है। इतनी निकम्मी होम मिनिस्ट्री है कि भारत सरकार की, ये झूठ है, सरासर झूठ है, बेईमानी है। ये भारत एक बहुत मजबूत देश है, इसके पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसकी आर्मी, इसकी एयरफोर्स, इसकी नेवी, इसकी पुलिस फोर्स बहुत मजबूत है। ऐसा कन्फेशन करना, मेरे ख्याल से गलत बयानी करना होम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्ट्री को शोभा नहीं देता। ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है वो खुद अपने आप में एक कमज़ोर व्यक्ति हों, लेकिन भारत की जो सेना है, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके पास पूरी क्षमता है किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को टैकल करने की। दूसरी बात यह है, जत्थेदार साहब के यहाँ आने से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होगी, बल्कि लोगों में एक संविधान के प्रति, देश की न्यायिक व्यवस्था के प्रति विश्वास जागृत होगा कि सरकार जो है न्याय के हिसाब से, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से काम कर रही है। अभी जो सरकारें कर रही हैं, चाहे वो पंजाब सरकार हो, चाहे चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, दोनों झूठ बोल रहे हैं। उसी तरीके से पंजाब सरकार झूठ बोल रही है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये भी झूठ और वो भी झूठ, ये बात आप समझ लें। दोनों सरकारें सरासर झूठ बोल रही हैं क्योंकि दोनों सरकारें अपना अपराध छुपाने की कोशिश कर रही हैं कि वो संविधान को तोड़कर, भारत देश के कानून को तोड़कर एक ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं इन सभी बंदी सिंहों को जो किसी और के साथ, मेरा कहने का मतलब दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, देश में किसी और के साथ इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और इसकी सरासर दोषी संविधान की उल्लंघन करने की सरकारें हैं। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो है और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो भी हैं। और दोनों के खिलाफ अगर देखा जाए तो एक तरह से आपराधिक मुकदमा भी बनता है क्योंकि जनता को गुमराह कर रहे हैं,
संविधान जिसकी वो शपथ लेके बैठे हैं उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। जो लॉ है, लॉ ब्रेकर्स आप सबको पता है ना, क्रिमिनल्स होते हैं। तो सरकार के ऑफिसर्स लॉ तोड़ रहे हैं इसमें। जहां बेसिक कानून है, जहां का ऑफेंस होता है वहीं ट्रायल होता है। आज मैं अगर होम मिनिस्ट्री से हम ये सवाल पूछें या पंजाब गवर्नमेंट से ये सवाल पूछें कि पंजाब गवर्नमेंट इस बात का जवाब दे दे कि जत्थेदार, या केंद्र सरकार इस बात का जवाब दे दे कि जत्थेदार जगतार सिंह हवारा साहब ये जो है ये तिहाड़ जेल में क्या काम कर रहे हैं, तिहाड़ जेल में किस कानूनी ऑर्डर से वो वहां हैं, तो जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके ऊपर कोई केस ही नहीं है जो दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली के मुलजिमों को ही तिहाड़ जेल में रखा जाता है। इतना बड़ा कानून का उल्लंघन हो रहा है। इसीलिए हम ये बात जो बार बार कह रहे हैं, जो नारा जो हमारा है, एक ही नारा है कि संविधान ये कहता है बंदी सिंह रिहा करो। सरकारें संविधान तोड़ रही हैं, सरकारें क्रिमिनल एक्ट कर रही हैं, बंदी सिंह नहीं कर रहे। बंदी सिंहों ने जितनी उनको अगर सजा होती तो सजा होती, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सजा होती, मैं जत्थेदार हवारा साहब के बारे में तो ये बिल्कुल सर्टेनिटी से ये बात कहता हूँ कि अगर सजा होती उन्हें, ये बेन सिंह वाले केस में भी तो 14 साल की होती, 28 साल उनके ज़्यादा हो चुके। यही हाल बाकी बंदी सिंहों का भी है। तो कौन कानून तोड़ रहा है? और हम क्या कह रहे हैं कि कानून मत तोड़ो, तुम कानून बचाने की जगह पे संविधान की शपथ लेके बैठे हो, ਕਾਨੂੰਨ ਮਤ ਤੋੜੋ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਅਗਰ 14 ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਨੂੰ 14 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਲੀਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? मेरे ख्याल से कानूनी कोई दलील नहीं दी जा रही, क्योंकि कोई भी दलील होती, देखिए भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल जो उसकी आत्मा, रूह या सोल कहा जाता है, वो आर्टिकल 14 है। तो सरकार के पास कोई दलील ही नहीं है ना, कोई दलील दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि राजीव गांधी जी के हत्यारों को छोड़ दिया गया, जिनके ऊपर सजा हो चुकी। हत्यारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ और इनको नहीं बोल रहा हूँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये एक्यूज्ड हैं, अभी तक इनको सजा नहीं हुई है। जत्थेदार हवारा साहब को सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं हुई है। तो जब तक कानूनी प्रक्रिया से सजा नहीं होती वो इनोसेंट होते हैं। लेकिन राजीव गांधी जी के हत्यारों की, हत्यारा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो कॉन्विक्ट थे, उन्होंने सारा प्रोसेस फॉलो किया था अपने बरी होने का, लेकिन वो बरी नहीं हो पाए थे। उसके बावजूद भी उन्हें छोड़ दिया गया है ना। तो अब आर्टिकल 14 आ जाता है प्ले में कि एक के साथ जो व्यवहार होना है वो दूसरे के साथ भी होना। बिल्किस बानो का लेटेस्ट एग्जाम्पल है, सबके सामने है ना। इतने गंदे, घिनौने, विभत्स, ऐसा कोई इल्ज़ाम भी किसी बंदी सिंह के ऊपर नहीं है जो बिल्किस बानो के जो 11 लोगों के कातिल और छोटे बच्चों, जो एक बच्चे से प्रेग्नेंट माँ, छोटे बच्चों की हत्या, 5 साल के बच्ची की हत्या, ऐसा कोई भी इल्ज़ाम यानी कि एलिगेशन भी किसी बंदी सिंह के ऊपर नहीं है। किसी ज़ाती फ़ायदे से उन्होंने कुछ भी किया हो, अपने पर्सनल फ़ायदे से, ऐसा इल्ज़ाम भी जत्थेदार हवारा साहब के खिलाफ ही नहीं, किसी बंदी सिंह के ऊपर है ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी आर्टिकल 14 की धज्जियां उड़ा के इन सभी बंदी सिंहों को जेल में रखा जा रहा है। ये सरकार गलत काम कर रही है। मैं आपको सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, इनसे ज़्यादा जो सिवियर पनिशमेंट के हकदार थे वो सब बाहर रिलीज़ कर दिए गए। तो ये इनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया क्यों हो रहा है, ये है इम्पोर्टेंट बात। ये संविधान की उल्लंघना है। इसीलिए मैं आपको और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, इसकी वजह से ना सिर्फ जो सिख संगत है बल्कि हमारी सब जगह, मेरी खुद पर्सनली बात हो रही है और हमारे बाकी लोगों की बात हो रही है। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ज़्यादातर लीडर, अभी शायद मेशराम जी आए भी थे यहाँ पे, वो बंदी सिंहों की लीडरशिप से इम्प्रेस होके, उनकी कुर्बानियों से इम्प्रेस होके अपना लीडर मान रहे हैं उन्हें। मुस्लिम कम्युनिटी में जो एक बहुत बड़ा जुड़ाव बंदी सिंहों के साथ जुड़ रहा है, जो बुद्ध कम्युनिटी है, उसमें भी मेरी पर्सनल बात हुई। आप सबको देखेंगे कि अब बंदी सिंहों के साथ सिर्फ सिख संगत नहीं खड़ी है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जो सिख तो हैं ही सब, क्रिश्चियन, बौद्ध भी जुड़ रहे हैं और दूसरे जो ओबीसी संगठन है वो भी जुड़ रहे हैं। तब पूरे देश के 90% लोगों की भावना ये बंदी सिंहों के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए सरकार डर रही है अब और ऐसे काम कर रही है कि जो सिख संगत है और जो SC ST OBC जो हैं, माइनॉरिटी के लोग जो उनके पीछे खड़े हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं,
उनका ध्यान बटाया जा सके। मेरी सबसे करबद्ध निवेदन ये है, हमारा अभी पंजाब का सबसे अहम मुद्दा एक होना चाहिए, संविधान ये कहता है बंदी सिंह रिहा करो। उसके बाद ऐसी लीडरशिप किसी और कम्युनिटी के पास नहीं है जिन्हें 30-30 साल हो गए, जो उफ नहीं कर रहे जेल में पड़े हुए नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं कहता हूँ ओवरनाइट जिसे कहते हैं ना, रातों रात बड़े बड़े नेता बन जाते हैं। उसकी बहुत सारी वजहें होती हैं। मैं अपने मुस्लिम समाज की तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि टीवी दिखाने लगता है किसी को लीडर बनाने के लिए, एकदम हाईलाइट कर दिया जाता है उसे। जैसे को टीवी दिखाने लगे तो हमारी कम्युनिटी को समझ जाना चाहिए, ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है सो कॉल्ड, तो ये कुछ ना कुछ तो दाल में काला होता है। एक बात। दूसरी बात, जो ओवरनाइट लीडर्स बनते हैं या जो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करते हैं, उनको हमारी कम्युनिटी के लोग, खासतौर पे माइनॉरिटी और SC/STs के लोग, OBC के लोग मान लेते हैं लीडर। उसको उस प्रक्रिया को थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि लीडर कौन है जो अपनी बात पे अमल भी करता है। आज 28-28, 34-34 साल हो गए बंदी सिंहों को, ये है अमल करना। वो उफ नहीं कर रहे हैं आज तक। ऐसी लीडरशिप SC/ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग अपनी चाहते हैं, इसीलिए इनसे इम्प्रेस्ड हैं और इनके पीछे लामबंद हो रहे हैं, इनके पीछे खड़े हो रहे हैं। सर पिछले दिनों ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਜੱਥਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਬਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਲਈ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੋ। नहीं, कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए, मैं ऐसा कह रहा हूँ, और तरह नहीं, कुछ एक्स्ट्रा राइट्स दिए गए हैं सिख कम्युनिटी को। जो एक राइट तो ऐसा है जो किसी कम्युनिटी को नहीं है, और वो है कृपाण लेके चलना साथ में। ये भारत देश में किसी धर्म के, किसी संप्रदाय के व्यक्ति को अलाउड नहीं है। सिर्फ एक ही धर्म के लोगों के मानने वालों के लिए भारत का जो संविधान है उसमें प्रावधान है कृपाण लेके चलने के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अलग तरह से नहीं नापा जा रहा। सब जो हक किसी और नागरिक के पास हैं वो सिख कम्युनिटी के पास भी हैं, बल्कि उससे एक्स्ट्रा भी हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आती है। इसीलिए माइनॉरिटी कमीशन में सिख को भी एक कम्युनिटी माना गया है। इसीलिए एक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के भी सिख चेयरमैन रह चुके हैं, और पंजाब और दूसरे राज्यों के तो बहुत सारी जगह सिख कम्युनिटी के रह चुके हैं, क्योंकि वो धर्म अलग इसी संविधान ने मांगा। ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी बताई जाती है, कुछ लोगों के दिमाग में आती है। अगर आप वो भी पूछना चाहें तो मैं बताऊंगा, मगर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये भारत के संविधान की गलती नहीं है ना। अगर कोई क्रिमिनल कल को हमारा होम मिनिस्टर बन जाए और वो संविधान के खिलाफ काम करने लगे, तो संविधान की गलती है या उस क्रिमिनल की गलती है जो होम मिनिस्टर बन गया? ये फैक्ट हम लोगों को समझना चाहिए कि भारत का संविधान और भारत देश कौन है। एक ये भी मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। भारत देश क्या है? भारत देश क्या भारत की पार्लियामेंट है? नहीं, वो एक भारत देश का हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वो सिर्फ एक हिस्सा है। भारत देश क्या सुप्रीम कोर्ट है? नहीं। भारत देश क्या कैबिनेट सेक्रेटरीट है? प्राइम मिनिस्टर है? नहीं। क्या सरकार है? नहीं। भारत देश है, भारत का आर्टिकल 1 जो संविधान का आर्टिकल 1 है, जो भारत दैट इज इंडिया, और उसके बाद जो हमारे भारत की जो नक्शा बताता है वो कि ये टेरिटरीज भारत में इंक्लूडेड हैं। दूसरा भारत देश है हम, भारत देश की जनता जो है सबसे ऊपर है। सरकार, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट, ये जितने भी IAS ऑफिसर हैं, ये सब हमारे देश की जनता के नौकर हैं। ये देश की जनता और देश की ज़मीन, ये भारत देश है, उसके अलावा कोई भारत देश नहीं है। अगर जो लोग नाराज़ होते हैं वो किसी सरकार से नाराज़ होने चाहिए ना, अपने आप से कौन नाराज़ होता है? तो भारत देश की डेफिनेशन भी
साफ साफ तौर पे समझनी चाहिए। और जनता को ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री भी उनका नौकर है। नौकर बेईमानी कर रहा है तो मालिकों का काम है उसके कान उमेट के उसको सीधा करना या अपने अपने आप से लड़ाई करना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी चाहिए। अगर हम ये समझ लेंगे तो हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। दूसरी बात जो आप ये प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे ना, सरकार और मनुवादी मानसिकता जो है, जो इंसान को इंसान से बराबर नहीं समझती, वो सबसे ज़्यादा किससे डरेगी? गुरबानी से डरती है। ये आपके किसी भी हथियार से ज़्यादा। एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, सबको मैं बताता हूँ, यही मुस्लिम्स कम्युनिटी को बताता हूँ, यही ये सरकारें मनुवादी मानसिकता एक ऐसी है जो सिक्खी से ही नहीं, इस्लाम से, क्रिश्चियनिटी से, बुद्धिज़्म से क्यों डरते हैं? क्योंकि ये सभी धर्म एक मानसिकता को छोड़ के इंसान को इंसान के बराबर बताते हैं। जैसे ही गुरबानी लोगों के कानों में पड़ेगी, कानों में शीशा डलवाया जाता था ना ज्ञान के लिए, क्यों डलवाया जाता था? कि कोई भी अच्छी बात उन लोगों के साथ जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके कानों में ना पड़े। तो गुरबानी से नहीं डरेंगे तो आप मजाक कर रहे हो। फिर गुरबानी से तो डरेंगे ही, सबसे ज़्यादा डरेंगे गुरबानी से। तो इसीलिए गुरबानी का विरोध जो करने वाली मानसिकता है वो देश के संविधान के खिलाफ है, वो क्रिमिनल्स हैं। और क्रिमिनल्स हमेशा गुरबानी से और किसी भी इंसाफ और बराबरी वाली बात से डरते ही हैं। ਸਰ ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਉਦੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੁਝ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ? ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ये गुरुओं की फौज है। गुरुओं ने सिक्खी क्यों लाई थी, ये समझने की बात है। कमज़ोरों की, मजलूमों की हिफाजत करने के लिए, ये हमला करने के लिए नहीं है, ये रक्षा करने के लिए है, वो भी किन की? जो कमज़ोर हैं। तो इनसे तो लोगों को देख के हौसला मिलता है। कोई हमारी जो महिलाएं हैं, माँ बेटियां हैं, वो इनको देख के संतुष्ट हो जाती हैं कि अगर एक निहंग खड़ा है पूरी मार्केट में तो सभी महिलाएं सुरक्षित हैं। यही बात है ना बाबा जी? ये इसको उल्टा करके दिखाने की कोशिश ये है। जो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अपने शाहीन बाग का जो CA/NRC के प्रोटेस्ट हुए थे उसमें मैं डीपली इन्वॉल्व था। और मैं सभी जगह जहाँ जहाँ भी ये प्रोटेस्ट हुए थे इंडिया में, मुझे वहाँ से यूनानिमसली लोगों ने अपने आप वहाँ का लीगल एडवाइज़र चुना था, हर एक शाहीन बाग के प्रोटेस्ट का, ऑल ओवर इंडिया। मैंने जो वहाँ पे से सीखी है बात, और जो मैं हर जगह सलाह भी देता हूँ, अगर आपका कोई भी प्रोटेस्ट पीसफुल है तो ये समझ लो सरकार जो है उससे सबसे ज़्यादा डरती है। वो पीसफुल ना रहे इसके लिए हर कोशिश करेगी। तो हमें जो प्रोटेस्ट करते हैं ये ध्यान में रखना चाहिए कि पीसफुल प्रोटेस्ट सबसे बड़ी ताकत है हमारी, और सरकार डरेगी। इसलिए हमारी सबसे बड़ी ताकत है क्योंकि हम सच के साथ हैं। हम क्या कहते हैं? संविधान ये कहता है। हम ये नहीं कह रहे बंदी सिंहों को रिहा करो क्योंकि हम कह रहे हैं, संविधान ये कह रहा है, सच्चाई ये है, इंसाफ ये है कि उनको छोड़ा जाना चाहिए। उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ गलत काम हो रहा है, इससे डरती है सरकार। तो वायलेंस किसी भी तरह का होना चाहिए। तो जैसे हमने शाहीन बाग में देखा, सरकार अपने लोग भेजती है या अपने भोले भाले लोगों को जो हम में से होते हैं, जो शरीफ लोग होते हैं, उनको प्रोवोक करती है, किसी न किसी तरीके से किसी को जाके बदतमीज़ी कराते हैं। यहाँ तक कि शाहीन बाग में तो RSS और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने आके महिलाओं पे गोलियां भी चलाई थी, आप लोगों को याद होगा। तब भी वहाँ की महिलाओं ने नहीं प्रोटेस्ट जो है उसमें हमला नहीं किया वापस। उसकी वजह थी कि सरकार को घुटने टेकने पड़े। और बंदी सिंहों की रिहाई के लिए तो 90% देश की जनता जो है ना, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ सारी जुड़ रही हैं। बंदी सिंह तो रिहा होके रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। ज़रूरत इस बात की है कि हमें भटकना नहीं है अपने मिशन से, पीसफुल रहना है, और संवैधानिक तरीके से प्रेशर सरकार के ऊपर ऑलरेडी है, छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए सरकारें जो हैं कुछ लोगों से अब बातचीत भी शुरू कर रही हैं। हम इस बात को मना करते हैं कि कोई बातचीत नहीं करनी किसी को। मैं ये बात का आह्वान करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, बातचीत क्यों करनी है? बातचीत बंद कमरे में नहीं होनी चाहिए, किसी भी आंदोलन में नहीं होनी चाहिए। हमारी मांग ही एक है कि बंदी सिंह रिहा कर दो। वो लोग आएंगे, वो हमारे लीडर हैं, वो बाहर आएंगे। जो दूसरी समस्याएं हैं पंजाब की, उनसे ज़्यादा अच्छा कौन समझता है? उनसे ज़्यादा कुर्बानियाँ किसने दी हैं? उनसे ज़्यादा विश्वास जनता को किसके ऊपर है? उन्हीं के ऊपर है ना। वो आएंगे तो जो बेदबियाँ हुई हैं गुरु ग्रंथ साहब की, उसका क्या रास्ता निकालना है, उसका उसके जो दोषी हैं उसको क्या सज़ा दिलानी है,
वो लोग बाहर आके फैसला करेंगे। पंजाब की ये जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है, वो लोग आएंगे बाहर, वो लोग तय करेंगे कैसे उसको दूर करना है। जो पंजाब के पानी की समस्या है, वो लोग आएंगे, वो तय करेंगे किस तरीके से पीसफुल आंदोलन करना है। तो हमारी मांग ही एक है ना बस, संविधान ये कहता है बंदी सिंह रिहा करो, बाकी बातें वो नेता आके करेंगे बाहर। ਸਰ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ? जो अभी मेरी रिसेंटली मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने पहली चीज़ तो मुझे ये कही थी, और ये मैं उन्हीं का मैसेज दे रहा हूँ आपको, कि सिक्खी में ऊंच नीच जो करते हैं वो गुरुओं के सिख नहीं है। पहला मैसेज ये, जो भी सिक्खी में ऊंच नीच करते हैं वो गुरुओं के सिख नहीं है, ये उनका पहला मैसेज है। दूसरा ये कि जो भी हम लोगों की चिंता मत करो, आप लोग जो कमज़ोर हैं, जो अन्याय हो रहे हैं, उनके लिए जो मोर्चा लगा है उनके लिए आवाज़ उठाए। हम लोग तो आज नहीं तो कल आ जाएंगे। वो कहते हैं वाहेगुरु हमें निकालेंगे जब निकालना चाहेंगे, ये उस वाहेगुरु के हाथ में। तो मगर वो ये कह रहे हैं कि एक तो पीसफुल रहना चाहिए प्रोटेस्ट, सबको साथ मिल के करना चाहिए, और जो मजलूम है उसकी रक्षा के लिए सिखों को, सिंहों को खड़ा रहना चाहिए। ये 3 बड़े मैसेज दिए उन्होंने। एक तो पीसफुल होना चाहिए, बराबरी, सबको बराबर मानना चाहिए, और जो कमज़ोर है उनकी हिफाजत के लिए खड़े रहना चाहिए सिंहों को। ये ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? गैर कानूनी काम कर रही है सरकारें, उनको तो यही होना चाहिए ना। कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है कि जो केस है उसके उसी के, और जो जज की ताकत है ना, जहाँ पे ये ट्रायल चल रहा है अभी, जज को एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ताकत होती है कि अपने डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में ही किसी मुलजिम को रख सकता है। कोई पंजाब का जज या मोहाली का जज ये नहीं कह सकता कि राजस्थान की जेल में जाके रख दो। ताकत ही नहीं है, कोई प्रावधान ही नहीं है कानून में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये गैर कानूनी तरीके से रखा हुआ है। एक दूसरी बात मैं कहता हूँ, हम लोग जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो 20% फ़ायदा, ये मैं हर जगह कहता हूँ, हर केस में कहता हूँ। जो भी SC ST OBC और मजलूमों के, माइनॉरिटीज़ के केसेस हैं, 20% हमें रिलीफ मिलेगी अदालतों से, 80% पीसफुल प्रोटेस्ट से, जो दूसरे संवैधानिक तरीके हैं उससे रिलीफ मिलेगी। तो ये जो अब हो रहा है और पूरा देश जुड़ रहा है बंदी सिंहों को रिहा कराने के लिए, मुझे उम्मीद है सरकार अब कोई रास्ता निकाल रही है कि उनका हाथ ऊपर रह के कैसे बंदी सिंहों को छोड़ा जाए। लेकिन शर्त यह है कि हम लोग किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके से हमें इसको पीसफुल रखना है। जीत हमारे आंखों के सामने है, जीत बहुत जल्दी मिलेगी, लेकिन पीसफुल रखना है, संवैधानिक तरीक़ों से काम करना है। किसी भी हालत में किसी भी शरारती तत्व को, हमारे अपने नौजवानों को भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग बहुत बहादुर हो। बहादुरी का टेस्ट ये है, आपके साथ बदतमीज़ी होगी, वो करेंगे मनुवादी आके, इसलिए करेंगे कि किसी तरीके से वायलेंस हो, किसी तरीके से शांति टूटे, ताकि फिर वो इसको दूसरा मोड़ दे सकें। तो आपकी बहादुरी इसमें है कि आप कितने जुल्म सह सकते हो। सब जानते हैं कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, सबको पता है, ये सबको पता है। तो आपको कोई प्रूव नहीं करनी है अपनी बहादुरी, आप सिर्फ खड़े रहो, यही बहादुरी है। आपकी जीत आपके सामने है। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿਮੂਦ ਪ੍ਰਾਚਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਰ 1 ਮਿੰਟ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਵੇਕ ਆਨੰਦ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਖਾ ਦੁਰਿਆ ਵਿਜ, ਔਨ 에ਅਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ।